गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में कंपनी के लेखे अंश यानी कंपनी के जो लेखे होते हैं, जो अंश होते हैं, जो शेयर होते हैं, हम उसके बारे में हमने जाना था। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम कंपनी के लेखे ऋणपत्र यानी डिवेंचर के बारे में जानेंगे। डिवेंचर होता क्या है, डिवेंचर के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो डिवेंचर शुरू करते हैं, हमारा नया चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम डिवेंचर शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी परिभाषाएं दी जाएंगी वो भी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही दी जाएंगी, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार नहीं दी जाएंगी। जितनी भी परिभाषाएं इसमें होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होंगी। जितने भी नियम बताए जाएंगे वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताए जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऋणपत्र से आशय क्या है, यानी ऋणपत्र होता क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 क्या कह रहा है? कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार, की धारा 230 के अनुसार क्या कह रहा है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋणपत्र में ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, ब्रांड ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, ब्रांड, कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित होती हैं तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां होती हैं। क्या होती हैं? कंपनी के अन्य प्रतिभूतियां होती हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार हो, चाहे वह संपत्तियों पर प्रभार हो, यानी मॉर्टगेज, बंधक, गिरवी जिसे हम लोग कहते हैं। ये कंपनी के लेनदार होते हैं। जो ऋण पत्र अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? ये कंपनी के लेनदार होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार ये लाइन पूछ लेता है कि ऋणपत्र के अधिकारी क्या होते हैं? ये कंपनी के लेनदार होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऋणपत्र की यानी डिवेंचर की जो डेफिनेशन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार दी गई है। किसके अनुसार दी गई है? 230 के अनुसार दी गई है। धारा कौन सी है? 230 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार डिवेंचर की डेफिनेशन दी गई है। डिवेंचर क्या होता है, कैसा होता है, ये सब इस धारा के अनुसार दिया गया जो कंपनी अधिनियम 2013 में सम्मिलित है। अब ऋणपत्र होता है क्या? देखो, ऋणपत्र का मतलब क्या होता है? एक सिंपल भाषा में कहें, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वह अपने सारे अंश निर्गमित कर चुकी होती है, उसके बाद भी जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी क्या करती है? आम जनता से, लोगों से कर्जा लेती है। क्या लेती है? कर्जा लेती है। उस कर्जे को ही एक नया रूप देकर ऋणपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर पर ब्याज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ब्याज मिलता है। इस पर लाभांश नहीं मिलता है। डिवेंचर में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो हर साल मिलता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ब्याज हर साल देना पड़ेगा। साल का होगा तो साल में देना पड़ेगा, 6 महीने में ब्याज देगा तो 6 महीने में देना पड़ेगा। जैसा ब्याज लगाया जाता है उस प्रकार से ब्याज उस दर से दिया जाता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में ऋणपत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? स्टॉक को सम्मिलित कराया जाता है, ब्रांड को, और कंपनी की प्रतिभूतियों को क्या करा जाता है? सम्मिलित करा जाता है, चाहे वो कंपनी की संपत्तियों पर ही प्रभार यानी संपत्तियों को गिरवी रख के ही क्यों ना लोन लिया गया हो। तो ये कंपनी क्या होते हैं? लेनदार होते हैं, इनको ब्याज दिया जाता है और
प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। यानी अगर 8% की दर से ब्याज देना है तो 8% की दर से हर साल ब्याज देना, हर साल देना पड़ेगा। 10% की दर से होगा तो 10% की दर से देना पड़ेगा, 20% की होगा तो 20% की दर से देना पड़ेगा, चाहे कंपनी को लाभ हो रहा हो या नहीं, लाभ हो या नहीं हो, आपको ब्याज देना ही देना पड़ेगा। तो कंपनी के ये लेनदार होते हैं, यानी कंपनी इनसे कर्जा लेती है जिससे वो अपना काम चलाती है और बाद में धीरे धीरे करके इनके कर्जे को निपटाती है। जब तक कर्जा नहीं दे देगी इनका, जैसे मान लो आपने कंपनी के 2 लाख रुपए के ऋण पत्र खरीदे, यानी आपने कंपनी को 2 लाख रुपए का कर्जा दे दिया है। अब जब आपने कंपनी को 2 लाख का कर्जा दे दिया तो कंपनी अब इस पर 10% की दर से आपको ब्याज दे, 20% की दर से दे, 50-जिस% से ब्याज देगी उस % से आपको ब्याज देती रहेगी और आपके इस पैसे को यूज़ करती रहेगी। जब वो यूज़ नहीं करना चाहिए तब वो आपके पैसे लौटा देगी, जिसको हम लोग कहते हैं ऋण पत्रों का शोधन। तो शोधन क्या होता है वो आगे समझेंगे, पहले हम समझते हैं ऋण पत्र की परिभाषा। आपको समझ में आ गई कि ऋण पत्र कहते किसे हैं, क्या होता है, क्या कहा जाता है। ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है या लाभांश दिया जाता है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो ऋण पत्र पर हमेशा ब्याज दिया जाता है, लाभांश कभी नहीं दिया जाता है। इसकी धारा क्या है, तो इसकी धारा 230 के अनुसार इसकी धारा दी गई है। इसकी धारा किसके अनुसार दी गई है, 230 के अनुसार इसकी धारा दी गई है। ये इसमें स्टॉक, ब्रांड और प्रतिभूतियों तीनों को सम्मिलित किया जा सकता है। किस किस को सम्मिलित किया जाता है, स्टॉक, ब्रांड तथा प्रतिभूतियों तीनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कम संपत्तियों पर प्रभार यानी संपत्तियों को गिरवी रखकर भी पैसा लिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को हम क्या कहते हैं, ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो डिवेंचर के नाम से जानते हैं। डिवेंचर क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी आपको समझाया। अब इसी की अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो है ऋण पत्र के प्रकार, यानी ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम चलते हैं कि ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। ऋण पत्र के प्रकार, ऋण पत्र के प्रकार यानी ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। तो इसमें है पहला रजिस्टर्ड ऋण पत्र। क्या होता है हमारा, रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है हमारा, हमारा पहला कौन सा है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र, रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है हमारा, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है हमारा, रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है हमारा पहला, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड ऋण पत्र किसे कहते हैं, रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होता है, जो ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, जो ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर्ड में क्या करे जाते हैं, लिखे जाते हैं। जो ऋण पत्र कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखे जाते हैं और जिनको मूल और ब्याज का भुगतान और जिन पर मूल यानी जितना रुपया लिया है कंपनी ने तथा ब्याज का भुगतान, क्या करना, ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही दे होता है। किसको, भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही दे होता है। ऐसे ऋण पत्र क्या कहलाते हैं, हमारे रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। रजिस्टर्ड ऋण पत्र होता क्या है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र का मतलब ये होता है जब मैंने कोई ऋण पत्र खरीदा, कोई डिवेंचर खरीदा, तो कंपनी अपने रजिस्टर्ड में मेरा नाम लिख लेती है। क्या कर लेती है, मेरा नाम लिख लेती है। अब वो क्या करेगी, मेरा मूल यानी अगर मेरे पैसे लौटाना है
और मेरे ब्याज को मुझे जो ब्याज देगी कंपनी वो उसी को देगी जिसका नाम रजिस्टर्ड में लिखा होगा। किसी अन्य व्यक्ति को वो ब्याज और ऋणपत्र नहीं, और ब्याज और मूल राशि नहीं देगी, वह केवल उसी को देती है जिसका नाम रजिस्टर्ड में लिखा होता है। ऋणपत्र वे जो कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखे होते हैं। दूसरा, इन पर मूल और ब्याज का भुगतान जिन धारकों का नाम उस रजिस्टर्ड में लिखा है केवल उन्हीं को ही मिलता है। जो भी हो, जैसे मैंने खरीदे तो मेरा नाम लिखा होगा तो मुझे ही मिलेगा, मेरे भाई को नहीं मिलेगा, मेरे पिता को नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो ऋणपत्र क्या होते हैं? ये कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखे होते हैं। रजिस्टर्ड ऋणपत्र क्या होते हैं? ये वे ऋणपत्र जो कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखे होते हैं तथा जिन पर ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही किया जाता है। ब्याज तथा मूल का भुगतान किसके द्वारा किसको किया जाता है? केवल और केवल रजिस्टर्ड धारकों को, जिस पर उनका नाम लिखा होगा उनको ही किया जाता है। तो ऐसे ऋणपत्र हमारे रजिस्टर्ड ऋणपत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रजिस्टर्ड ऋणपत्र कहलाते हैं। टॉपिक है वाहक ऋणपत्र। वाहक ऋणपत्र कैसे कहते हैं? जो ऋणपत्र कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं। जो ऋणपत्र कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं, वे ऋणपत्र जो कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखे जाते हैं और जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी से ही हो जाता है, ऐसे ऋणपत्र वाहक ऋणपत्र कहलाते हैं। वाहक ऋणपत्र किसे कहते हैं? ऐसे ऋणपत्र जिनको क्या करती कंपनी अपनी पुस्तकों में, अपनी फाइलों में नहीं लिखती है तथा जिनका हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, जिनका केवल हस्तांतरण मात्र से हो जाता है। जैसे आपके पास ऋणपत्र हैं, अब आपको बेचना है ऋणपत्र तो आपने मुझे बेच दो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी मुझे ब्याज देने लगेगी। तो क्या होता है, जहां पर हस्तांतरण में कंपनी की कोई वो नहीं होती है सीमा के, कंपनी को जाके बताना पड़ेगा कि मुझे अपने ऋणपत्र इनको बेचना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? बस जिसको बेचना है उसको जाकर बेच दो, हस्तांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से हो जाता है, मेरे पास थे, मैंने तुम्हारे सुपुर्द कर दिया तो तुम्हारे पास हो गया ऋणपत्र, तुमसे पैसे ले लिए। तो ऐसे ऋणपत्र क्या होते हैं? वाहक ऋणपत्र कहलाते हैं। वाहक ऋणपत्र वो जिनको कंपनी अपने पुस्तकों में नहीं लिखती है तथा अपनी पुस्तकों में जिनको क्या होता नहीं लिखती है और जिनका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है, ऐसे ऋणपत्र क्या कहलाते हैं? हमारे वाहक ऋणपत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाहक ऋणपत्र कहलाते हैं। उम्मीद है वाहक ऋणपत्र आपको समझ में आ गया हो। अगला है बंधक सहित ऋणपत्र। बंधक सहित ऋणपत्र। बंधक सहित ऋणपत्र जिन ऋणपत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों का भार होता है, जिन ऋणपत्रों पर कंपनी की संपत्तियों का भार, या इसको हम क्या कह सकते हैं? बंधक होता है, ऐसे ऋणपत्र हमारे क्या कहलाते हैं? बंधक सहित ऋणपत्र होते हैं। क्या होते हैं? बंधक सहित ऋणपत्र होते हैं। अगला इसी में एक और है, वो हम ही लिख दे रहे हैं, साधारण ऋणपत्र।
साधारण ऋण पत्र। अगला है बंधक सहित ऋण पत्र। बंधक सहित ऋण पत्र क्या होता है? जिन ऋण पत्रों पर कंपनी की संपत्तियों का भार होता है, यानी जिन ऋण पत्रों पर, जिन डिवेंचर के पीछे कंपनी अपनी कोई ना कोई वस्तु को गिरवी रखती है। जैसे मान लो जिस पर किसी न किसी का भार होता है कि कंपनी भाग जाए तो ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। जैसे अभी आप बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक के कहती जमीन तो गिरवी रखो। ऐसी कंपनी कोई ना कोई संपत्ति उस बंधक के पीछे, उस ऋण पत्र के पीछे रखी होती है। ऐसे ऋण पत्र को बंधक ऋण पत्र। साधारण ऋण पत्र के पीछे किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखी होती, किसी प्रकार की कोई संपत्तियों का प्रभार नहीं होता है, तो ऐसे ऋण पत्र क्या कहलाते हैं? हमारे साधारण ऋण पत्र कहलाते हैं। तो ये बंधक और ऋण पत्र और साधारण ऋण पत्र दोनों का अपोजिट है। इसमें संपत्तियों का प्रभार होता है, इसमें संपत्तियों का प्रभार नहीं होता है। तो ऐसे ऋण पत्र साधारण ऋण पत्र और बंधक ऋण पत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसमें के बाद हमारा अगला जो टाइप है उसको देखते हैं, वो है हमारा शोध ऋण पत्र। शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं? शोध ऋण पत्र। एक और इसी में है, वो है अशोध ऋण पत्र। अशोध ऋण पत्र। शोध ऋण पत्र क्या होता है? अशोध ऋण पत्र क्या होता है? शोध ऋण पत्र वो होता है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है। जिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है। इसका इन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है। कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है तथा समापन पर होता है। देखो, शोध ऋण पत्र और अशोध ऋण पत्र क्या होते हैं? शोध ऋण पत्र क्या होते हैं? जिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीद दिया, अगर वो शोध ऋण पत्र हैं तो कंपनी बता देती भाई हम 5 साल के लिए ही आपसे पैसा लेंगे, हम 3 साल के लिए ही आपसे पैसा लेना। तो 3 साल बाद क्या करती कंपनी? आपका पैसा लौटा देती है। तो ऐसे ऋण पत्र क्या होती है? शोध ऋण पत्र होते हैं। अशोध ऋण पत्र एक ऐसे ऋण पत्र हैं जिनके लिए गए पैसों का भुगतान अपनी कंपनी पूरे जीवन काल में नहीं करती। जब तक कंपनी चलेगी, कंपनी अशोध ऋण पत्र के ऋण पत्र अधिकारियों को पैसा नहीं देगी, उनका पैसा नहीं लौटाएगी। केवल समापन पर ही उनका पैसा लौटाएगी। लेकिन हाँ, ब्याज देती रहती है, ब्याज लगातार देगी, लेकिन उनका पैसा उनको वापस नहीं करेगी। पैसा कब वापस करेगी? जब समापन होगा, कंपनी खत्म होने जा रही होगी, तभी वो क्या करेगी? ऋण पत्र अधिकारियों को, अशोध ऋण पत्र अधिकारियों को पैसा उनका वापस करेगी। तो इस प्रकार से ये शोध ऋण पत्र और अशोध ऋण पत्र थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ गया है तो चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ। ठीक है, वो है हमारा ऋण पत्रों के शोधन की विधियां। ऋण पत्र किस किस विधि से शोधन किए जाते हैं? सबसे पहली होती है हमारी एक मुश्त भुगतान विधि। क्या होती है? एक मुश्त भुगतान विधि। एक मुश्त भुगतान विधि क्या होती है? ये इस विधि के अनुसार कंपनी क्या करती है? ऋण पत्रों को ले लेती है और उनको उनका पैसा एक बार में, एक किश्त में, एक ही बार में लौटा देती है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10,000 के ऋण पत्र थे, उसने तुमसे तुम्हारे ऋण पत्र अपने पास वापस ले लिए और तुमको तुम्हारे 10,000 रुपए वापस कर दिए। तो ऐसी विधि जिसमें एक ही बार में उन्होंने तुम्हारे पूरे रुपए वापस कर दिए, उसे एक मुश्त भुगतान विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एक मुश्त भुगतान विधि कहते हैं। एक मुश्त भुगतान विधि का मतलब जहां एक ही बार में तुम्हारे सारे पैसे कंपनी वापस कर देती है, ऐसे को एक मुश्त भुगतान विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मुश्त भुगतान विधि कहते हैं, जहां कंपनी एक ही बार में तुम्हारा पैसा भुगतान कर देती है। हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें वो है, इसी में वार्षिक किश्त भुगतान विधि। क्या होता है? वार्षिक किश्त भुगतान विधि।
वार्षिक किस्त भुगतान विधि किसे कहते हैं? वार्षिक किस्त भुगतान विधि होती क्या है? वार्षिक किस्त भुगतान विधि का मतलब ये, जैसे मान लो तुमने कंपनी के 50,000 के अंश खरीदे, ऋण पत्र खरीदे, सॉरी कितने खरीदे? 50,000 के ऋण पत्र खरीदे। अब कंपनी का टाइम आ गया, कंपनी अपने ऋण पत्र आपसे वापस मांग रही कि हमारे जो 50,000 के ऋण पत्र थे वो हमें वापस दे दो, अपना पैसा ले लो। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है, कंपनी कहती है भैया मैं तुम्हारा पैसा जो है ना 50,000 पूरा नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा 10-10 हज़ार की किस्तों में दूंगा। किस में दूंगा? 10-10 हज़ार की किस्तों में दूंगा। किस में दूंगा? 10-10 हज़ार की किस्तों में दूंगा। तो ऐसी विधि जिसमें क्या करती है कंपनी किस्तें बांध देती है हर साल के, तुम्हारे हर साल इतना पैसा तुम्हारा वापस करेंगे, तो ऐसी विधि को हम किस्त भुगतान विधि 10,000 की भी हो सकती है, 5,000 की भी हो सकती है, 2,000, जिस हिसाब से कंपनी चाहे उस हिसाब से वो क्या करती है किस्तें बांध देती है। तो ऐसी विधि को जहां कंपनी पूरा भुगतान तुम्हारा एक राशि एक साथ ना करके किस्तों में करती है, इंस्टॉलमेंट में करती है, ऐसी विधि को हम क्या करते हैं किस्त वार्षिक किस्त भुगतान विधि के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं इस विधि को? वार्षिक किस्त भुगतान विधि के नाम से जानते हैं। वार्षिक किस्त भुगतान विधि क्या है? जहां कंपनी एक साथ पैसा ना देकर किस्तों में उसका पैसा लौटाती। किस में लौटाती? किस्तों में लौटाती। एक मुश्त में क्या होता है एक बार में सारा पैसा लौटा देती है, यहां किस्तों में पैसा लौटाती। कैसे लौटाती है? किस्तों में लौटाती है, इंस्टॉलमेंट में लौटाती है। तो ये हमारे दो विधियां थी जिस हिसाब से कंपनी पैसा वापस करती है। अगली विधि को देखते हैं। इसके बाद अगली विधि है खुले बाजार में क्रय विधि। क्या करती है? खुले बाजार में क्रय विधि। खुले बाजार में क्रय विधि क्या होती है? खुले बाजार में क्रय विधि किसे कहते हैं? खुले बाजार में क्रय विधि वो विधि होती है जिसके अनुसार कंपनी क्या करती है अपने ऋण पत्रों को बाजार में से खरीदना शुरू कर देती। तुमसे नहीं लेगी, तुमसे कहे तुम बाजार में बेचो, वो किसी और से बाजार में से ले लेगी, मार्केट से लेकर क्या करती है उसको खत्म कर देती है। जैसे उसने देखा 50,000 के मेरे 50,000 के ऐसे ऋण पत्र हैं जो इस टाइम बाजार में हैं, मार्केट में चल रहे हैं, तो क्या करती है मार्केट से खरीदना शुरू कर देती है। 10,000 के तुमसे ले लिए, तुम्हारे पास थे 20,000 के उसके थे तो उससे ले लिए, और जिसके पास थे 20,000 के उससे ले लिए, इस तरह से वो ले लेती सबसे। और क्या कर देती है उन सब ऋण पत्रों को खत्म कर देती है, उनका शोधन कर देती है। मतलब यहाँ क्या होता है कंपनी तुमसे नहीं मांग रही, कंपनी डायरेक्ट बाजार से खरीद रही है। अब उसके जो ऋण पत्र बाजार में मार्केट में है लोगों के पास, उनसे डायरेक्ट खरीदती है, किसी को शोधन नहीं करती है। तो यहां पर क्या करती है खुले बाजार विधि से क्या करती है वो बाजार से ऋण पत्रों को खरीद लेती है, अपने ही ऋण पत्र अपने आप खरीद लेती है ताकि वो उनको खत्म कर सके। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? खुले बाजार की विधि कहते हैं। खुले बाजार में से क्रय करने की विधि कहते हैं। अपने ऋण पत्रों को, अपने डिवेंचर को खुद खरीद लेती है। क्या कर लेती है? खुद खरीद लेती है, शोधन नहीं कर रही, यहाँ पर वो खरीद ले रही है और उसको खत्म कर देती है बाद में। परिवर्तन विधि क्या होती है? परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि, परिवर्तन विधि किसे कहते हैं? जहां कंपनी अपने ऋण पत्रों को, किसको? ऋण पत्रों को, अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदल देती। क्या कर देती है? अंशों में बदल देती। अंशों में बदल देती है। क्या करती है? अंशों में बदल देती है। अपने ऋण पत्रों को किस में बदल देती है? अंशों में बदल देती है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? परिवर्तन विधि कहते हैं। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? परिवर्तन विधि कहते हैं, जिस विधि में कंपनी अपने अंशों को किस में बदल देती है? ऋण पत्रों को किस में बदल देती है? अंशों में बदल देती है। ऋण पत्रों को किस में बदल देती है? अंशों में बदल देती है। ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी विधि को हम परिवर्तन विधि कहते हैं। परिवर्तन विधि समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला है एक निर्धारित समय के बाद भुगतान। अगली विधि क्या है? इस विधि के अनुसार क्या होता है? ये विधि बिल्कुल सिंपल विधि है। एक निर्धारित समय के बाद भुगतान। एक निर्धारित समय के बाद भुगतान। एक निर्धारित समय के बाद भुगतान। एक निर्धारित समय के बाद भुगतान का मतलब ये होता है कंपनी क्या, जैसे मान लो कंपनी क्या करती, कंपनी ने आपको ऋण पत्र दिया और आपसे कह दिया हम 10 साल तक के लिए ही आपको ऋण पत्र दे रहे हैं। तो 10 साल जब पूरे हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है आपके ऋण पत्रों का क्या कर देती है? भुगतान कर देती है, आपको पेमेंट कर देती है। क्या कर देती है? आपको पेमेंट कर देती है, आपका भुगतान कर देती है। तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? एक निर्धारित समय के बाद भुगतान करने की विधि कहते हैं। तो ये था हमारा ऋण पत्र की विधियां, ऋण पत्र को शोधन करने की विधियां, ऋण पत्र के प्रकार। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड
मिलते हैं इसके बाद अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।